जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है स्कूल पाठशाला में। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोग के सामने एक स्पेशल बैच आ रहा है जिसका नाम है तेजस। इस बैच में डेली आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे, जिसमें करेंट भी रहेगा, जीके जीएस रहेगा, यानी जितना भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जीके जीएस सेक्शन से आता है सब कुछ आपको मिलेगा। बैच को याद रखिएगा, नाम है तेजस। यह तेजस बैच आप लोगों को हूबहू एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। इसमें आपको एग्जाम का एक माहौल जो होता है ना, वो हम आपको 20-25 मिनट की क्लास में ही दिलवाते जाएंगे स्टार्टिंग से। जब तक आपका बिहार पुलिस बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं होगा तब तक ये बैच डेली आता रहेगा। इस बैच में आप लोगों को हम 50 क्वेश्चन का एक सेट डेली लाएंगे। 50 क्वेश्चन का एक सेट डेली लाएंगे इस बैच में, जिसमें आपको सभी सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। करेंट को भी इसमें दिया जाएगा और बिहार के एग्जाम है चूंकि 1-2 क्वेश्चन बिहार पुलिस बिहार दरोगा में बिहार स्पेशल से भी रहता है, तो बिहार स्पेशल का भी 1-2 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलेगा। आप लोग इस बैच को ध्यान से देखिएगा और रेगुलर देखिएगा। हूबहू आपको एग्जाम वाला फील दिलाएंगे और आशा करते हैं कि आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 में है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन सी में है कर्नाटका में है और ऑप्शन डी में है नागालैंड में है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, 5 सेकंड का टाइम रहेगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अब इसके बारे में थोड़ा हम आप लोगों को बताते हैं कि यह गुफा क्या। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहता है कि इसमें गुफा टोटली गुफा संख्या कितना है, तो टोटली गुफा संख्या 29 है। 29 गुफा हैं। इस 29 गुफा में से गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19 गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 16, 17 और 19 आपको गुप्त काल से संबंधित है। अब हम बारी बारी से आपको बताते हैं। गुफा संख्या 16, इसमें नोट दे के लिखिए दोस्तों। गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। उसके बाद गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद गुफा संख्या 19 में यशोदा जो भगवान बुद्ध की पत्नी थी, उसके द्वारा उसके बेटा राहुल को जो बुद्ध को सौंपा गया था, उसके बारे में गुफा संख्या 19 में बताया गया। अब चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया था? आपसे पूछा जाएगा कि 2021 में, हालांकि यह करंट बहुत पुराना है, लेकिन अक्सर देखा जाता है दरोगा एग्जाम में 2-3 साल पुराना 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए जो जो अच्छा क्वेश्चन पुराना रहेगा हम आपको बताएंगे, इसलिए आप घबराइएगा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन बता रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नदी उत्सव है ना, यह नदी उत्सव 2021 में किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था? तो इसका मनाया गया, तो ये सभी मंत्रालय मिल करके यह नदी उत्सव मनाया था। जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, उसके बाद संस्कृति मंत्रालय, तीनों मिलकर 2021 में पूरे देश में नदी उत्सव मनाया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? यानी ये जो स्वर्ण मंदिर दिया हुआ है, खजुराहो के मंदिर दिया हुआ है, ताजमहल दिया हुआ और अजंता और एलोरा के गुफाएं दिया हुआ है।
कहता है कि इनमें से सबसे पुराना कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 भी था अजंता एलोरा के बारे में, तो कहता है कि इसमें सबसे पुराना कौन है। तो सबसे पुराना हमारा जो है ना वो है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अब देखिए ताजमहल के बारे में लिखिए कि इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य कलाकार था। ताजमहल हो गया। उसके बाद खजुराहो के मंदिर के बारे में नोट दे के लिखिए कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1809 ईस्वी में मार्बल तथा 1830 ईस्वी में सोना इस पर चढ़वाया गया था, जिसके बाद से इसे स्वर्ण मंदिर कहा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गेहूं फसल है, यानी गेहूं किस कैटेगरी का फसल है। तो मौसम के अनुसार जो भारत का फसल है ना, इसे 3 भागों में बांटा जाता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो उसी में से कहता है कि इसमें से गेहूं किस फसल के अंतर्गत, कहता है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो गेहूं आपको रबी फसल है। अब रबी फसल के बारे में लिखिए कि इसकी बुआई कब किया जाता है। 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रबी फसल की बुआई कब होता है। तो इसकी बुआई के अगर बारे में पूछा जाए तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी फसल की कटाई कब किया जाता है। तो मार्च और अप्रैल में रबी फसल की कटाई किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपको रबी फसल से पूछा जाएगा कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है। तो एक आपका गेहूं हो गया जो रबी फसल के अंतर्गत आता है, एक गेहूं हो गया जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका जौ हो गया जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। तीसरा आपका मटर हो गया जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप मसूर के रबी फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद चना, ये भी रबी फसल के अंतर्गत आता है। ये सभी फसल रबी फसल है। रबी फसल की बुआई कब किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में किया जाता है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है। अब हम देखते हैं खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में किया जाता है। इसकी बुआई जून जुलाई में किया जाता है। उसके बाद कहता है इसे काटा कब जाता है, तो सितंबर अक्टूबर महीना में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में इसकी बुआई होता है, सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत आपको कौन कौन सी फसल आते हैं, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आपको धान आता है, मक्का आता है, अरहर आता है, मूंगफली आता है, सोयाबीन आता है। ये सभी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा तीसरा फसल है जायद फसल। जायद फसल जो होता है ना, ये रबी और खरीफ फसल के बीच में उगने वाले फसल को जायद फसल कहा जाता है। रबी और खरीफ फसल के बीच में जो फसल उगता है उसे जायद फसल कहा जाता है। जायद फसल के अंतर्गत ये अभी मौसमी जो तरबूज, खरबूज, ककड़ी उकड़ी खाते हो, ये सब खरीफ फसल जायद फसल के अंतर्गत ही आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस एक बुक का नाम है, नाटक टाइप का एक बुक है। इस मुद्रा राक्षस नाटक जो है ना, इस नाटक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है कालिदास, पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है भास और चौथा ऑप्शन है विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा है कालिदास, तीसरा है भास, चौथा है विशाखादत्त। तो इसका लेखक है विशाखादत्त। अगर हमसे कौटिल्य के बारे में पूछा जाएगा तो इसका नाम है चाणक्य, इसका नाम है विष्णुगुप्त, इसे कौटिल्य भी कहा जाता है। इसके द्वारा अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा गया था और इस अर्थशास्त्र नामक बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य, उसकी जो राजकाज का था इसमें वर्णन किया गया था। उसके बाद कालिदास के बारे में इसके द्वारा बहुत सारा बुक लिखा गया है। मेघदूत लिखा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया, कुमार संभव लिखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं भास। भास के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो रचना है वो रचना है आपको, भास के बारे में हम देखते हैं। भास के द्वारा लिखा गया है स्वप्नवास दत्ता। स्वप्नवास दत्ता, ये एक नाटक बुक है, नाटक का स्वप्नवास दत्ता, यह भास के द्वारा लिखा गया है। विशाखादत्त के द्वारा एक बुक तो मुद्रा राक्षस हो गया। दूसरा बुक आपको याद रखना है, इसका है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम इसका दूसरा बुक है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन 2 बी नंबर 6, ऑप्शन सी में 8 और ऑप्शन डी में है 11। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में हमसे पूछा गया अस्थायी सदस्य। देखिए इसमें दो तरह का सदस्य होता है, एक अस्थायी सदस्य हो गया, दूसरा होता है अस्थायी सदस्य। तो हमसे पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य कितनी है? तो अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। अगर हमसे पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्य कितना है, तो अस्थायी सदस्य की संख्या 10 होता है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि इसके अस्थायी सदस्य जो 5 होता है उसको कैसे आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, ए बी सी को फाड़ो। ए बी सी को फाड़ो, बस इतना आप याद रखिए। सॉरी दोस्तों, ए बी सी को फाड़ो, बस इतना आप याद रखिए, आपको 5 कंट्री का नाम याद हो जाएगा। पहला है ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, फारो एफ ए फ्रांस और रो आर ओ रसिया। 5 कंट्री। अगला क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है मतलब किस राज्य में ये स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। और किस नदी पर है? अगर नदी पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है ओडिशा राज्य में। अब देखिए कुछ बांध और वह किस नदी पर स्थित है, नोट करके लिखिए। अलमाटी बांध परियोजना, कुछ नदी बांध परियोजना है। अलमाटी बांध परियोजना यह कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है। पापनाशम परियोजना ताम्रपनी नदी पर है। और पोचमपाद परियोजना यह गोदावरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 14.15%, ऑप्शन नंबर बी 15.28%, ऑप्शन नंबर सी 25.1%, ऑप्शन नंबर डी 17.6%। यानी 2001 से 2011 के बीच बिहार का जो है ना औसत जनसंख्या वृद्धि दर वह कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.1%। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे कंट्री है, इस नॉर्वे कंट्री में मिडनाइट को सूरज कब दिखाई देता है? यानी कौन सा दिन है जब मिडनाइट को नॉर्वे में सूरज दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को नॉर्वे में मिडनाइट को सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, वंदे मातरम पहले किस में प्रकाशित हुआ था? कहता है कि ये जो वंदे मातरम पत्रिका है यह सबसे पहले किस में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बंग दर्शन में, ऑप्शन नंबर बी गीतांजलि में, ऑप्शन नंबर सी विनय पत्रिका में, ऑप्शन नंबर डी दुर्गेश नंदिनी में। आपका जो वंदे मातरम है यह सबसे पहले किस में प्रकाशित हुआ था? तो ये सबसे पहले आपको बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। और इस बंग दर्शन के रचिता कौन था? इसका रचिता था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसकी रचिता था। अब देखिए कुछ नोट करके लिखिए, कुछ समाचार पत्र और उसका संपादक। कुछ समाचार पत्र और उसका संपादक, एक तरफ लिखिए समाचार पत्र और दूसरा तरफ इसका संपादक लिखिए। और उसके नीचे में लिखिए, समाचार पत्र के नीचे में लिखिए, पहला समाचार पत्र है बंग दर्शन, इसका संपादक है बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा समाचार पत्र है अमृत बाजार पत्रिका, और इस अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन हो? यह है शिशिर कुमार घोष। तीसरा हमारा समाचार पत्र है हिंदू, और इस हिंदू नामक समाचार पत्र का संपादक कौन है? तो राघवाचारी है। चौथा हमारा समाचार पत्र है बंगाली, इस बंगाली का बनर्जी जी हैं, एस एन बनर्जी हैं।
ये सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूछ लिया जाता है और मिलान करने के लिए एग्जाम मकसद दे देता है। एक तरफ समाचार पत्र रहता है, दूसरी तरफ उसके संपादक रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाहियान, जो ये चीनी यात्री था, फाहियान क्या था? यह आपको चीनी यात्री था। ये फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फाहियान जो भारत आए थे, यह किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा नहीं, क्योंकि इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका मेगास्थनीज आया था। उसके बाद हर्षवर्धन होगा नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री तो आया था, लेकिन वह फाहियान नहीं था, वह हेनसांग था। हर्षवर्धन हेनसांग, देखिए तुरंत याद हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेनसांग आया था। हर्ष हेन मैचेबल है। उसके बाद अशोक के समय में तो कोई चीनी यात्री आया नहीं था। खुद अशोक ही अपना बेटा और बेटी को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शांति वन संबंधित है। ये जो शांति वन है, ये कहता है किससे संबंधित है? शांति वन हमारा संबंधित है। ये जो शांति वन है, यह किससे संबंधित, मतलब किसका यह समाधि स्थल है? यह जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शांति वन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। तो ऑप्शन ए में हमारा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है इंदिरा गांधी और डी में है चरण सिंह। तो हमें ये सब के बारे में जानना है कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहते हैं और चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तरफ आप लिखिए समाधि स्थल, समाधि स्थल, और दूसरी तरफ आप उस व्यक्ति के नाम लिखिए कि किस व्यक्ति का यह समाधि स्थल है, उस व्यक्ति का नाम लिखिए। देखिए समाधि स्थल में पहला लिखिए राजघाट, इधर लिखिए राजघाट समाधि स्थल और व्यक्ति का नाम लिखिए महात्मा गांधी। दूसरा समाधि स्थल लिखिए शांतिवन, व्यक्ति का नाम जवाहरलाल नेहरू। तीसरा लिखिए आप विजय घाट और व्यक्ति का नाम लाल बहादुर शास्त्री। चौथा समाधि स्थल लिखिए शक्ति स्थल, व्यक्ति का नाम इंदिरा गांधी। पांचवा समाधि स्थल लिखिए वीरभूमि, व्यक्ति का नाम राजीव गांधी। छठा समाधि स्थल लिखिए नारायण घाट, व्यक्ति का नाम लाल गुलजारी लाल नंदा। सातवां समाधि स्थल लिखिए सातवां समता स्थल, व्यक्ति का नाम जगजीवन राम। आठवां नंबर में समाधि स्थल में लिखिए चैत्य भूमि, व्यक्ति का नाम वी.आर. अम्बेडकर, यानी अम्बेडकर जी का समाधि स्थल क्या है? चैत्य भूमि है। 9वां समाधि स्थल लिखिए एकता स्थल, व्यक्ति का नाम ज्ञानी जेल सिंह। और 10वां समाधि स्थल लिखिए किसान घाट, व्यक्ति का नाम चौधरी चरण सिंह। ये 10 समाधि स्थल आप पूरा रट लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई मान के चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाटो का जो 30वां सदस्य बना है वह कौन सा देश है? अमेरिका, मेक्सिको, ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में मेक्सिको, ऑप्शन सी में क्यूबा और ऑप्शन डी में हमारा है उत्तरी मैसेडोनिया। नाटो का जो 30वां सदस्य देश बना है वो बना है ऑप्शन डी उत्तरी मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये जो झेलम नदी है यह कहाँ से निकली हुई है? तो ऑप्शन ए में हमारा है रोहतास, ऑप्शन बी में है बेरीनाग, ऑप्शन सी में है कैलाश पर्वत और ऑप्शन डी में है कुल्लू। सबसे पहले आप देखिए, आपका रोहतांग तो होगा नहीं, क्योंकि रोहतांग जो है ना यह हिमाचल प्रदेश में है। और झेलम नदी कहाँ पर है? पहले ये जानिए कि झेलम नदी है कहाँ। तो झेलम नदी आपको जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है। तो रोहतांग होगा नहीं, क्योंकि रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो उसके बाद देखिए कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत भी नहीं होगा, कुल्लू भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा बेरीनाग। चूंकि बेरीनाग के पास ही है शेषनाग झील, इसी शेषनाग झील से झेलम नदी निकलता है जो जम्मू कश्मीर में बहती है।
अब एक तरफ आप लिखिए नदी, दूसरी तरफ आप लिखिए उसका उद्गम स्थल। एक तरफ नदी लिखिए और दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल लिखिए कि कहाँ से यह नदी उद्गम हुआ, उद्गम स्थल के बारे में लिखिए। तो देखिए नदी है ब्यास नदी, इसका उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से निकला है। दूसरा नदी है रावी, इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के समीप से ही निकला है। यानी ब्यास नदी और रावी नदी दोनों का उद्गम कहाँ है, रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद तीसरा नदी लिखिए सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल आप लिखिए तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक राकसताल जगह है, इसी राकसताल से सतलज नदी निकली है। चौथा नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी भी निकलता है। उसके बाद पांचवा है ब्रह्मपुत्रा नदी, ये भी आपको तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास यानी मानसरोवर झील से निकलता है। तो तीन नदी आपको याद रखना है जो तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है, वह है सतलज, दूसरा है सिंधु, तीसरा है ब्रह्मपुत्रा नदी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन कब किया गया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब किया गया। तो बीएसएफ का गठन किया गया है 1965 ईस्वी में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1966। तो इसका गठन किया गया है ऑप्शन सी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि जापान का जो पार्लियामेंट है ना, ये जापान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सीनेट, ऑप्शन बी डायट, ऑप्शन सी कांग्रेस और ऑप्शन डी मजलिस। तो जापान का जो पार्लियामेंट है उसे कहा जाता है डायट, ऑप्शन बी डायट कहा जाता है। अब कुछ देश इस तरफ आप देश लिखिए और दूसरी तरफ आप उसके संसद भवन यानी पार्लियामेंट के बारे में लिखिए। तो देखिए देश में आप मालदीव लिखिए, इसके संसद भवन को मजलिस कहा जाता है। दूसरा मलेशिया, इसके संसद भवन को दीवान निगारा कहा जाता है। म्यांमार, उसके बाद स्पेन, इसके संसद भवन को कोर्टेस कहा जाता है। चलिए हमारा 17वां क्वेश्चन है कि भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं। मसाला का प्रदेश भारत के किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी बिहार। मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी केरल को भारत में मसालों का प्रदेश कहा जाता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि गोवा कब मुक्ति हुई थी यानी गोवा कब मुक्त हुआ है। गोवा कब मुक्त हुआ है, किससे मुक्त हुआ है, तो गोवा का रखा कौन था। गोवा को पुर्तगाली कब्जा में गोवा था। ये मुक्त कब हुआ है, ये आपको मुक्त हुआ है ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1964 में। गोवा कब मुक्त हुआ है, किससे मुक्त हुआ है, पुर्तगाली से मुक्त हुआ है, कब हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा है 1961 में हुआ है। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, गोवा के साथ साथ दमन द्वीप, इस सब को गोवा, दमन और द्वीप तीनों को 18 सितंबर 1961 को भारत सरकार पुर्तगाली के कब्जा से मुक्त करवाए थे। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारत में मिला लिया गया था। उसके बाद देखिए नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां, जैसे फ्रांस, अगर फ्रांस के बारे में पूछा जाएगा तो पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर, कारिकल। पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर और कारिकल, ये सब फ्रांस के कब्जा में था। ये सब फ्रांस से मुक्त हुआ नवंबर 1954 में। दो तरह से क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन का भी मानिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांस है। अगर गोवा के पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए दमन और दीप, तो यह पुर्तगाली के कब्जा में था और यह 1961 में मुक्त हुआ। या फिर आपसे पूछा जाए पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर या कारिकल, तो ये सब फ्रांस के कब्जा में था और ये सब 1954 में मुक्त हुआ।
क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, यानी किस महादेश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में स्थित है। देखिए कुछ मरुस्थल जैसे आटाकामा मरुस्थल यह दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। नामीब मरुस्थल यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नाजका सेंचुरा, ये क्वेश्चन विवेक कर लीजिए, ये जो सेंचुरा मरुस्थल है ना यह दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया। शंकराचार्य जो है ना 4 जगह पूरे भारत में यह 4 जगह अपना मठ स्थापित किया था। कौन कौन सा जगह? पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ में। पुरी में किया था, द्वारका में किया था, पुरी में किया था, द्वारका में किया था, श्रृंगेरी में किया था और एक चौथा जो शंकराचार्य मठ स्थापित किया था वो था आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में किया था। तो हमसे पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जगह है जहां पर शंकराचार्य मठ स्थापित नहीं किए थे। देखिए इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, लड़का सब क्या करता है नहीं या है यहीं पर ज्यादातर कंफ्यूज होता है और अपना नंबर गवा देता है। तो शंकराचार्य कौन स्थान पर अपना मठ स्थापित किया है? तो ये 4 जगह पर किया है, द्वारका में किया है, पुरी में किया है, श्रृंगेरी में किया है, बद्रीनाथ में किया है। कहाँ नहीं किया है? तो वो आपको मथुरा में नहीं किया है। शंकराचार्य के बारे में 2 लाइन लिखिए। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। उत्तराखंड के केदारनाथ में 820 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुआ था और शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंद योगी, इसका गुरु था। जन्म हुआ था केरल में 788 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 820 ईस्वी में उत्तराखंड के केदारनाथ में। चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीर किसके शिष्य थे? ये जो कबीर है ना यह किसके शिष्य थे? तो यह ऑप्शन ए में है हमारा ऑप्शन ए है चैतन्य महाप्रभु, पतंजलि, शंकराचार्य और स्वामी रामानंद। तो कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। आज हम 21 क्वेश्चन करवाए हैं। आगे से हम क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये 50 क्वेश्चन का सीरीज डेली आएगा। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा पीडीएफ। जय हिंद दोस्तों।